गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 अमेरिका के संविधान में अमेरिकी संघीय व्यवस्था, अमेरिका जो फेडरल सिस्टम है उस पर अध्ययन करेंगे। मेरे पिछले व्याख्यान में भी मैंने आपको अमेरिकी फेडरल सिस्टम की कुछ विशेषताएं समझाने की कोशिश की थी। आज हम उससे आगे की विशेषताएं समझेंगे। शक्तियों का विभाजन। देखो, हर संघीय व्यवस्था में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद 1 के अंदर जो केंद्र और जो इकाइयां हैं उसके मध्य शक्तियों का बंटवारा किया है। शक्तियों का बंटवारा करने में अमेरिका में गणना व अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया है। गणना व अवशेष का सिद्धांत जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इन्यूमरेशन एंड रेसिड्यूम कहते हैं। यह क्या होता है गणना व अवशेष का सिद्धांत? इसके अंतर्गत क्या किया है अमेरिका के संविधान में कि केवल केंद्र सरकार की शक्तियों की गणना की गई है और जो अवशेष शक्तियां हैं वो राज्यों को सौंप दी गई है। यानी अमेरिका के अंदर उन्हीं शक्तियों का उल्लेख है जो शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है और जितनी भी अवशेष जो शक्तियाँ हैं वो सब राज्यों को जो है वो सौंप दी गई है। अब हम केंद्र सरकार की शक्तियों की बात करें तो जो मैंने आपको बताया कि संविधान के फर्स्ट अनुच्छेद के अंदर जो केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है उनमें से प्रमुख हैं कर लगाने की, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में, डाक व तार के संबंध में, विदेशों व राज्यों में आपस में उद्योग और व्यवसाय के संदर्भ में, सेना की स्थापना तथा व्यवस्था करने के संदर्भ में, युद्ध की घोषणा आदि। ये जो सब शक्तियाँ हैं ये संविधान द्वारा संघीय सरकार को सौंपी गई हैं। अब हम राज्यों की शक्तियों की बात करें तो देखो, अमेरिका के संविधान में जो है केवल संघीय सरकार की शक्तियों का ही उल्लेख किया गया है। शेष सारी जो शक्तियां हैं वो संविधान के द्वारा जो है राज्यों को सौंप दी गई है, लेकिन वो शक्तियां जो कि राज्यों के लिए निषेध नहीं है, उनके लिए प्रोहिबिटेड नहीं है, वो सब जो है राज्यों को सौंपी गई हैं। इनके अंदर क्या हो सकती है? जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा का संचालन, अनुदान तथा दान, सड़कें और यातायात का निर्माण, दीवानी और फौजदारी, ऐसे जो मामले हैं जो कि राज्यों को सौंपे गए हैं। अब संघ सरकार के लिए निषिद्ध शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जिन पर कि संघ सरकार कानून नहीं बना सकती। ये पहली जो अनुच्छेद है अमेरिका का उसके 90वीं उपधारा में दिया गया है, जिसके की अंतर्गत जो संघीय सरकार है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती, सम्मान सूचक जो उपाधियां हैं उसका वो वितरण नहीं कर सकती। इसी के साथ साथ जो है वो नागरिकों के मताधिकार पर रोक नहीं लगा सकती। भाषण की जो स्वतंत्रता है उस पर भी जो है संघीय सरकार जो है प्रतिबंध नहीं लगा सकती। इसी के अलावा साथ साथ हम राज्यों के लिए जो प्रोहिबिटेड शक्तियाँ हैं उनकी बात करें तो अमेरिका के संविधान की जो फर्स्ट अनुच्छेद है उसकी 10वीं उपधारा में राज्य सरकारों के लिए भी निश्चित शक्तियों का उल्लेख किया गया है। वो क्या है? वो है राज्यों द्वारा राज्यों के द्वारा विदेशों के साथ संधि या समझौते नहीं किए जा सकते। शांति के समय जो राज्य हैं वो सेना या युद्धपोत नहीं रख सकते और कांग्रेस की सहमति के बिना जो है राज्य अंतर्राज्यीय व्यापार और आयात निर्यात पर जो है शुल्क नहीं लगा सकते। इसके अलावा जो है राज्य सरकारें दास प्रथा नहीं लागू कर सकती और जाति व रंग भेद के आधार पर अपने नागरिकों से जो है मताधिकार से अपने नागरिकों को वंचित नहीं कर सकती। तो जो है संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के लिए भी
उन शक्तियों की भी उल्लेख किया गया जिनके के लिए उन्हें निषेध किया गया है। तो इससे क्या बात स्टैब्लिश होती है कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है सॉवरेनिटी न केंद्र सरकार को दी है न राज्य सरकार को, रादर उन्होंने जो सॉवरेनिटी है वो जनता को दी है, यानी उन्होंने लोक प्रभुता पॉपुलर सॉवरेनिटी के सिद्धांत को अपनाया है। अब अगर हम अमेरिकी संघ में राज्यों की स्थिति की बात करें तो मैंने आपसे क्या कहा, राज्यों को कुछ कानून मतलब राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। जैसे वो अपने राज्य के अंतर्गत व्यापार का नियमन कर सकते हैं, पुलिस, शिक्षा, दीवानी और फौजदारी, इन सब के मामलों में जो है राज्य कानून बना सकती हैं। तो वैधानिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो राज्य है वो स्वायत्त हैं और उन शक्तियों को छोड़कर जो कि राज्यों के लिए निषिद्ध है, जितनी भी अवशेष शक्तियां हैं उन सब पर राज्य जो है कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी के साथ साथ संविधान ने जो है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा की भी बात की है। संविधान के अनुच्छेद 4 की जो उपधारा 3 है उसके अंदर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन जो है बिना राज्यों की सहमति से नहीं किया जा सकता। संविधान में क्लियर लिखा है कि कांग्रेस चाहे तो नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है, परंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्यों के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जा सकता और न ही 2 या अधिक राज्यों को जो है भाग में मिलाकर उन राज्यों की विधानमंडल तथा कांग्रेस की सहमति के बिना किसी नवीन राज्य की स्थापना जो है वो की जा सकती है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि राज्यों की सीमाओं में जो परिवर्तन है उसके लिए जो है राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक है। तो ये अगर हम बात करें तो एक गारंटी दी है संविधान ने राज्यों को, जिसमें कि उनकी जो प्रादेशिक अखंडता है वो जो है वो उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स की बात करें, निहित शक्तियों का सिद्धांत। देखो अमेरिकी जो संविधान है उन्होंने केवल हमने देखा उन्होंने केवल संघीय सरकार की शक्तियों का ही मेंशन किया है, उनका ही उल्लेख किया है, जिसे कि हमने कहा गणना व अवशेष का सिद्धांत। ठीक है, और उन्होंने जो संघीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया है वो भी उन्होंने बहुत सीमित किया है, उस पर विस्तार नहीं किया। अब प्रॉब्लम आई जब 1790 में जब हैमिल्टन ने यह सुझाव दिया कि अमेरिका में जो संघीय सरकार है वो एक बैंक की स्थापना करे। अब चूंकि संविधान में इस प्रकार की कोई शक्ति जो है संघ को नहीं दी गई थी, लेकिन हैमिल्टन और उनके जो समर्थक थे उनका यह तर्क था कि अगर मुद्रा की शक्ति जो है और राष्ट्रीय वित्त की जो शक्ति है वो संघीय सरकार के पास है, तो उसके लिए बैंक वाली शक्ति भी जो है वो भी संघीय सरकार के पास होनी चाहिए। ठीक है, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो जस्टिस मार्शल ने मैकलॉश बनाम मैरीलैंड केस के अंदर इस निहित शक्तियों के सिद्धांत को मान्यता दी और प्रतिपादन किया। अब क्या है ये निहित शक्तियों का सिद्धांत? वो ये कहता है कि संविधान के द्वारा जो है केवल संघीय सरकार की मूल शक्तियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन उनके द्वारा जो शक्तियाँ और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं उसे पूरा करने के लिए जिन अन्य शक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है उन शक्तियों का प्रयोग और उनका जो प्रयोग है वो भी संघीय सरकार के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि ये जो शक्तियां हैं ये संविधान के द्वारा दी गई मूल शक्तियों के क्रियान्वित जो उसके जो एग्जीक्यूशन है उसका जो क्रियान्वयन है उसके लिए आवश्यक है। इसीलिए ये जो शक्तियां हैं वो भी संघीय सरकार में ही निहित है और इसे जो है निहित शक्तियों का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर के नाम
जो है दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान में ने जो है संघीय सरकार को व्यापार करने की बात कही, मुद्रा की बात कही। अब व्यापार जो शब्द है वो इत्सेल्फ बहुत बड़ा है, तो उसको प्रबंध के लिए बैंक प्रणाली, यातायात, संचार आदि जो विषय हैं वो भी जो है ऑटोमेटिकली अब किसके पास आ गए, संघीय सरकार के पास। जैसे रेल व सड़क, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सारी जो शक्तियाँ हैं, चूँकि ये इम्प्लाइड है आपको व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए, तो अब ये सारी जो इम्प्लाइड पावर्स हैं, जो निहित शक्तियाँ हैं, वो मूल शक्तियों के क्रियान्वयन के लिए चूँकि ये आवश्यक है, तो ये सब अब किसके पास आ गई, ये सब आ गई अब केंद्रीय सरकार के पास, या जिसको हम कहते हैं संघीय सरकार के पास ये सब शक्तियाँ आ गई। अब देखो, जिस तरह से मतलब अमेरिका के संविधान निर्माता जो थे वो चाहते थे कि राज्य की जो स्वायत्तता है वो बनी रहे, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, समय के साथ साथ ये हुआ कि केंद्र जो है वो अधिक शक्तिशाली हो गया और जो है राज्यों का जो महत्व है वो धीरे धीरे कम होने लगा, और इस प्रवृत्ति को जो है वो संघीय केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति कहा जाने लगा। डिमॉक और डिमॉक ने कहा कि केंद्रीकरण का तात्पर्य शिखर पर सत्ता का केंद्रित होने की प्रवृत्ति के साथ निम्न सत्ता से उच्च सत्ता को शक्ति का हस्तांतरण है। अब क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है अमेरिका के अंदर जो है सेंटर ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। हम उन फैक्टर्स की बात करें तो जो पहला फैक्टर है वो है सामाजिक, भौतिक और आर्थिक परिवर्तन। देखो बच्चों, जब 1789 के अंदर अमेरिका का संविधान बना, उस समय अमेरिका 13 राज्यों का एक छोटा ग्रामीण समाज था, ठीक है। उनकी जो आवश्यकताएं थी वो बहुत सीमित थी। आज अगर हम इस अमेरिका की बात करें तो वो अमेरिका, वो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से आज जो अमेरिका है वो अत्यधिक डेवलप्ड अमेरिका हो गया, और अगर हम कहें तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो है वो राज्य बन गया। अब हुआ क्या कि जो भी मतलब जो राष्ट्रीय सरकार है उसी ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ठीक से संभाला है, और जो भी आर्थिक संकट आए हैं उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी जो है राष्ट्रीय सरकार के द्वारा ही मतलब पूरी की गई है। अब इन सब से क्या हुआ, इन सब से ये हुआ कि धीरे धीरे जो है राष्ट्रीय सरकारों द्वारा उन कार्यों को भी अपने हाथ में जो है ले लिया गया जिन्हें राज्य नहीं कर पाए, और इसका परिणाम क्या हुआ कि सत्ता का जो केंद्रीकरण है जो संघीय सरकार की ओर बढ़ने लगा। दूसरा है निहित शक्तियों का सिद्धांत, जिसको कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर। अब इस निहित शक्तियों के सिद्धांत ने भी जो है केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जो है संघीय सरकार की शक्तियाँ बड़ी संक्षिप्त दी गई है, लेकिन अब उन शक्तियों के क्रियान्वयन के लिए जो है अन्य शक्तियों की जो उनकी आवश्यकता पड़ती है वो सारी शक्तियाँ भी सर्वोच्च न्यायालय ने अब जो है संघीय सरकार को सौंप दी। इस प्रकार से जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निहित शक्तियों का सिद्धांत दिया गया, इससे भी जो है जो संघीय केंद्रीकरण है वो बहुत अधिक बढ़ा। तीसरे अगर हम इसके कारण की बात करें तो वो है गृह युद्ध। अमेरिका में 1861 से लेकर 65 तक गृह युद्ध रहा, जिसमें राष्ट्र राज्य के संबंध में जो निर्णय था वो राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में रहा, और यह बात भी स्पष्ट कर दी गई कि अमेरिकी संघ की कोई भी जो इकाई है वो अमेरिका से अलग नहीं हो सकती, ठीक है।
ये मान लिया गया कि जो दासता प्रथा का भी जो अंत है उसमें उसको भी जिस प्रकार से प्रेसिडेंट लिंकन ने इसे अंत करा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा। गृह युद्ध और उसके बाद के पुनर्निर्माण में राष्ट्रपति और कांग्रेस के कार्यों ने बढ़ी हुई शक्तियों की परंपरा स्थापित की और बाद में इन शक्तियों को जो है वो कभी भी छोड़ा नहीं गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सहायता अनुदान या ग्रांट इन एड। देखो राज्यों को किससे सहायता मिलेगी? राज्य जो है वो केंद्र सरकार या संघीय सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं। अब जब भी संघीय सरकार कोई सहायता देती है तो वो शर्त के साथ सहायता देती है, जैसे कि यह धनराशि कहाँ व्यय की जानी है, किस पर व्यय की जानी है। और ये बात तो सही है, जहाँ धन होता है वहीं शक्ति होती है, और जहाँ अधिक परिमाण में धन होता है वहाँ शक्ति भी और अधिक होती है। तो फाइनेंशियली अब स्टेट्स किस पर डिपेंडेंट है? फाइनेंशियली अब स्टेट्स जो है संघीय सरकार पर डिपेंडेंट है, और इसका परिणाम क्या होने लगा? चूंकि फाइनेंशियली स्टेट्स संघीय सरकार पर डिपेंडेंट है तो जो है संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि होने लगी है। न्यायिक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की है तो उन्होंने व्याख्या करते समय जो है संघीय सरकार की शक्तियों को बढ़ाया है। उन्होंने इस तरह से संविधान की व्याख्या की है जिससे केंद्र सरकार की शक्तियाँ जो है बढ़े। और इसमें मैंने आपको बताया ये जो निहित शक्तियों का सिद्धांत है ये भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में दिया है। अगर आज हम अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो है पूरी तरह से अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल राजनीति या यूरोपीय राजनीति से पूरी तरह से उदासीन था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में परिवर्तन आने लगा। उसने न सिर्फ अपने आप को इंडस्ट्रियली डेवलप्ड करा बल्कि मिलिटरी और अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से तो जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो एक कोल्ड वॉर की स्थिति रही उन सब से भी जो है केंद्रीयकरण की स्थिति जो है अमेरिका में मजबूत होने लगी। लियोनार्ड ने कहा था कि रूसी भालू ही स्पष्ट रूप से वो राक्षस है जो हमें केंद्र की ओर बढ़ा रहा है। या अगर हम बात करें आज रूस भी नहीं है फिर भी अमेरिका जो है दुनिया का एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र यानी जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ है, उसमें भी जो है केंद्र की शक्तियों में इजाफा हो रहा है। फिर समय के साथ साथ जो है वो अमेरिकी जनता का भी जो है जो रुख था केंद्र सरकार के प्रति वो परिवर्तन होने लगा है, और अमेरिकी जनता जो है वो केंद्र सरकार को अधिक सम्मान देने लगी है। क्योंकि जब भी अमेरिकी जीवन में संकट आए हैं तो उस समय केंद्र के द्वारा ही इन संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया गया। जैसे रूजवेल्ट की न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर या सिविल वॉर की भी अगर हम बात करें, इन सब में जो रोल केंद्र सरकार का रहा उन सब के कारण क्या हुआ, जनता का जो सम्मान था वो केंद्र सरकार के प्रति बढ़ने लगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि समय के साथ साथ जो है केंद्र सरकार की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, और इस वृद्धि के लिए ही जो वृद्धि हुई है इसी के कारणवश लियोगार्ड और रोसे ड्रम जैसे जो लेखक हैं वो उनका ये मानना है कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में जो है अब राज्यों का कोई भी अस्तित्व नहीं रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में राज्य जो है आज भी एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले
बहुत से वर्षों में राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई है, लेकिन इनके साथ साथ राज्य सरकार की शक्तियों में भी वृद्धि हुई है और राज्य आज भी वो धुरी हैं जिनके आसपास अमेरिका का संपूर्ण राजनीतिक जो चक्र है वो घूमता है। और अगर हम बात करें ये कि संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति तो केवल हम देखें तो अमेरिकी फेडरलिज्म में ही नहीं देखी जा रही, ये तो विश्व के जितने भी फेडरलिज्म हैं ये प्रवृत्ति तो उन सब में भी देखी जा रही है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि अमेरिकी संघीय व्यवस्था आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।